पिछले एपिसोड में लुओ फैंग ने 12 अनडाइंग योद्धाओं से भिड़कर अपनी 7 नई ब्लेड तकनीकें और स्ट्राइक ट्रैवल मूवमेंट आजमाते हुए कई को मार गिराया। बिना किसी देरी के चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। फॉग आइलैंड में 100 साल बीत चुके थे। इस दौरान लुओ फैंग ने अपने जीवन का ज्यादातर समय ट्रेनिंग में लगाया। उसका पूरा ध्यान अपनी ब्लेड तकनीकों को और निखारने और बीस्ट गॉड पाथ के असली सार को समझने में था। वो जानता था कि उसकी ब्लेड वर्क तेज और धारदार तो है, लेकिन उसमें वो अदृश्य दबाव, वो डर और विनाश की शक्ति नहीं है जो बीस्ट गॉड आर्मामेंट जैसी परफेक्ट तकनीक में होती है। वो बार बार अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में सेक्टर लॉर्ड लेवल के दुश्मनों से वर्चुअल मुकाबला करता, उन्हें काटता, बचता, फिर से वार करता, लेकिन उसके दिल में हमेशा ये सवाल रहता कि क्या ये सब असली लड़ाई में काम आएगा। उधर दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही थी। कावू रेस का अनडाइंग योद्धा फेन या अपने छोटे भाई लोंगसुओ की मौत का बदला लेने के लिए दृढ़ था। उसे ये भी पता चल चुका था कि लुओ फैंग ही उसका हत्यारा है। फेन या का स्वभाव बहुत उग्र था और वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। बाबाटा ने लुओ फैंग को चेतावनी दी। ये 90% संभावना है कि ये बोल्डर है, कावू रेस का वो पागल अनडाइंग जिससे कई लोग डरते हैं। लुओ फैंग ने बाबाटा की बात सुनी, लेकिन डरने के बजाय उसके दिल में उत्साह भर गया। वो जानता था कि इतने खतरनाक प्रतिद्वंद्वी से लड़ना उसके लिए एक असली परीक्षा होगी। यही वो पल था जब वो अपनी सारी ट्रेनिंग का नतीजा परखेगा। उसने अपना ब्लड शैडो ब्लेड और 6 एज शील्ड तैयार किया और एक विशाल झील के किनारे खड़ा हो गया, जहां से दूर दूर तक सिर्फ धुंध और लहरों की आवाज सुनाई देती थी। थोड़ी देर बाद दूर आकाश में एक विशाल पिरामिड आकार का जहाज दिखा। वही था फेन या का जहाज। जैसे ही वो झील के ऊपर आया, दोनों योद्धाओं ने अपनी डोमेन शक्तियों को फैलाना शुरू कर दिया। लुओ फैंग ने अपना वर्ल्ड प्रोजेक्शन कहलाया, जो उसके भीतर के वर्ल्ड एनर्जी को दर्शाता था। फेन या ने फायर लॉर्ड डोमेन निकाला, लेकिन उसमें एक खतरनाक मोड़ था। उसमें स्पेस लॉ भी मिला हुआ था, जिससे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। दोनों के डोमेन आपस में टकराए और हवा में दबाव इतना बढ़ गया कि झील की सतह लहरों से उबलने लगी। फेन या ने घूरते हुए कहा, तुमने मेरे भाई को मारा, आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। लुओ फैंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो आकर कोशिश कर लो। इसके साथ ही दोनों ने अपने हथियार तैयार किए। लुओ फैंग ने ब्लड शैडो ब्लेड को हाथ में पकड़ा और 6 एज शील्ड को सामने किया। फेन या ने 2 विशाल हरे हथौड़े उठा लिए, जिनसे आग और स्पेस की शक्ति लहरों की तरह निकल रही थी। धुंध में खड़े ये दोनों योद्धा फॉग आइलैंड के सबसे ताकतवर 13 योद्धाओं में गिने जाते थे। स्टार ईटिंग सेक्टर लॉर्ड लुओ फैंग और बोल्डर फेन या। अगले ही पल झील का किनारा कांप उठा और वो लड़ाई शुरू हुई। फेन या का जलता हुआ विशाल हथौड़ा इतनी ताकतवर है कि वह सीधे स्पेस को तोड़ते हुए लुओ फैंग पर टूट पड़ता है। लुओ फैंग भी अपने ब्लड शैडो ब्लेड से सीधा टकराता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि आसपास का पानी और पहाड़ हिल जाते हैं। पहली भिड़ंत में लुओ फैंग को भारी झटका लगता है। उसके अंग सुन्न हो जाते हैं, अंदरूनी चोट लगती है और वो खून उगल देता है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि फेन या का शरीर बेहद सख्त है और उसकी ताकत साधारण ऑफिशियल लेवल से भी ज्यादा है, जबकि उसके हमले संभालना आसान नहीं होगा। इसके बाद लुओ फैंग सीधी भिड़ंत से बचकर अपनी स्ट्राइक ट्रैवल मूवमेंट का इस्तेमाल करता है। तेजी से इधर उधर फ्लैश होते हुए वार करता है। कई बार वो फेन या के किनारे पर वार करने में सफल होता है, लेकिन ब्लेड मुश्किल से आधा मीटर अंदर घुस पाती है, जिससे साफ हो जाता है कि उसका शरीर ग्रेड धातु जैसा मजबूत है। फेन या की ताकत, सख्ती और बड़े हथौड़े उसे एक चलता फिरता पत्थर का किला बना देते हैं, लेकिन उसकी फुर्ती और तकनीक लुओ फैंग से कमजोर है। लुओ फैंग अपनी रफ्तार और लचीलापन इस्तेमाल कर धीरे धीरे उसकी चाल समझने लगता है और उसे दबाने लगता है, लेकिन जल्द ही फेन या गुस्से में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। रक्षा छोड़कर सिर्फ हमला करता है।
उसके 2 जलते हथौड़े लगातार बरसते हैं और तेज रफ्तार होने के बावजूद लुओ फैंग बार बार चोट खाता है, खून बहाता है और थक कर पहाड़ की चोटी पर गिर जाता है। उसे मानना पड़ता है कि फेन या का शरीर उसकी ब्लेड के लिए लगभग अभेद्य है और इस हालत में वो और नहीं लड़ सकता। इसी वक्त एक भारी दबाव वाला गर्जन पूरे इलाके में गूंजता है। पहाड़ों से एक विशालकाय चांदी के शल्कों वाला जीव उठता है। लगभग 100 किलोमीटर लंबा, 4 ताकतवर पैर, लंबी पूंछ, विशाल पंख, सिर पर चांदी का मुकुट और सुनहरी आंखें। यह है गोल्डन हॉर्न बीस्ट, लुओ फैंग का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड। फेन या तुरंत दबाव महसूस करता है और चौंक जाता है। वो समझ नहीं पाता ये किस नस्ल का जीव है, लेकिन अंदाजा लगाता है कि शायद ये लुओ फैंग का पालतू जानवर या उसके किसी बेहद ताकतवर गुरु का दिया हुआ गार्डियन है। लुओ फैंग मन ही मन तय करता है कि अगर वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पूरी शक्ति, बीस्ट गॉड ट्रांसफॉर्मेशन, डेटीज ऑफ द वर्ल्ड, ब्लड रिवर एनर्जी, जनरल आर्मोर और शावू विंग्स एक साथ इस्तेमाल करे, तो ये पत्थर का दानव भी उसकी पूरी ताकत नहीं झेल पाएगा। फेन या भयानक चांदी के पंखों वाले राक्षस का सामना कर रहा है। यह राक्षस असल में लुओ फैंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट है, जो अपनी सबसे ताकतवर बीस्ट गॉड ट्रांसफॉर्मेशन वाली शक्ल में है और ऊपर से खास शावू विंग्स और जनरल आर्मर की वजह से उसकी ताकत एम्परर लेवल तक पहुंच चुकी है। फेन या के पास लड़ाई का बहुत अनुभव है, लेकिन इस राक्षस की गति इतनी तेज है कि वो खुद को बचा नहीं पाता। कुछ ही वार में फेन या का शरीर चकनाचूर हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो अनडाइंग है, उसका शरीर बार बार पाउडर से फिर से बन जाता है। लुओ फैंग बार बार गोल्डन हॉर्न बीस्ट और स्टार ईटिंग प्लांट से फेन या को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ आता है कि किसी अनडाइंग को मारना आसान नहीं है। असल में ऐसे योद्धा को पूरी तरह खत्म करने के लिए या तो उसकी आत्मा नष्ट करनी पड़ती है या उसकी अनडाइंग एनर्जी पूरी तरह खत्म करनी होती है। ये काम आसान तभी होता है जब ताकत में बहुत बड़ा फर्क हो, जैसे कोई नाइट या प्राइमल केओस सिटी लीडर हो। अगर ताकत में ज्यादा फर्क ना हो, तो मारने के लिए अपने अंदर की अनडाइंग एनर्जी जलानी पड़ती है, जो एक स्थायी नुकसान है और सालों से लेकर हजारों साल तक रिकवरी ले सकता है। समस्या यह है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट सेक्टर लॉर्ड है, उसके पास जलाने के लिए अनडाइंग एनर्जी है ही नहीं। तो लुओ फैंग फेन या को बार बार तो तोड़ सकता है, पर पूरी तरह मार नहीं सकता। फेन या भी ये समझ जाता है और भागने की कोशिश करता है, जबकि लुओ फैंग सोच रहा है कि आखिर इसे कैसे खत्म करे। कई तरीके सोचने के बाद उसने फैसला किया कि शावू विंग्स का इस्तेमाल करेगा, वो खास पंख जो उसे प्राइमल कैओस सिटी लीडर ने दिए थे। ये पंख असल में भागने और उड़ने के लिए बने थे, लेकिन इनमें बेहद तेज गति और पंखों से कटने जैसी घातक धार थी। जब लुओ फैंग ने इन्हें इस्तेमाल किया, तो उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई कि फेन या जैसे अनडाइंग भी भाग नहीं पाए। पंखों के तेज ब्लेड जैसे वार ने फेन या के शरीर को बीच से चीर दिया और उसकी अनडाइंग एनर्जी का 2% तुरंत नष्ट कर दिया, जो आत्मा पर सीधा वार था। लुओ फैंग ने बार बार ये हमला किया। हर बार फेन या की 2% अनडाइंग एनर्जी खत्म होती रही। थोड़ी देर में उसका आधा शरीर और आधी आत्मा खत्म हो गई। घबराकर फेन या ने दया की भीख मांगी, लेकिन लुओ फैंग ने कोई रहम नहीं किया। आखिर में जब उसके पास केवल 30% ताकत बची, फेन या ने गुस्से और निराशा में अपना पूरा अनडाइंग शरीर खुद ही उड़ा दिया। ये विस्फोट पहाड़ और आसपास की स्पेस को तोड़ने जितना ताकतवर था, लेकिन शावू विंग्स ने 99% ताकत सोख ली। लुओ फैंग को जरा भी चोट नहीं आई और उसने फैन या के सारे खजाने इकट्ठा कर लिए। उसने तुरंत जगह छोड़ दी, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई से कई लोग आकर्षित हो गए थे। फेन या की मौत की खबर सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही पता चली और उसने मरने से पहले किसी को चेतावनी भी नहीं दी, क्योंकि बाकी 11 अधिकारी उसकी जाति के नहीं थे। अपने बेस लौटकर लुओ फैंग बेहद खुश था। उसने महसूस किया कि अब उसके पास भी एक ऐसा खजाना है जो किसी भी एम्परर्स लेवल के योद्धा को ईर्ष्या करवा सकता है।
उसने सोचना शुरू किया कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की नजदीकी लड़ाई की ताकत और अपने मानव रूप की ब्लेड तकनीक को कैसे मिलाकर और भी ताकतवर बना सकता है।